गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल टू 29 अप्रैल 2023 के। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी पिछले 3-4 दिनों से लगातार न्यूज में आ रहा है। तो ऑपरेशन कावेरी है क्या? ऑपरेशन कावेरी के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सूडान से, आप यहाँ पे न्यूज क्लिप की पिक्चर में देख सकते हो, सूडान से जो फंसे हुए इंडियंस थे वहां पर उनको इवैक्यूएट किया है, उनको वापस बुलाया है। इसके अंडर मेनली आईएनएस सुमेधा और आईएनएस तेग, सुमेधा और तेग नाम की 2 नेवल शिप्स यूज की हुई हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि हक्की पिक्की कम्युनिटी के 181 से भी ज्यादा मेंबर्स वहां पर फंसे हुए थे। अब हक्की पिक्की कम्युनिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द रीजन इज क्योंकि जो ट्राइब्स हैं वो आपके ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं और जो न्यूज में रहते हैं वो तो स्पेशली आपको पता होने चाहिए। तो जो हक्की पिक्की कम्युनिटी है ये वेस्ट एंड साउथ इंडिया की ट्राइब है, एक कबीला है और ये बेसिकली जो जंगल का इलाका है उसके आसपास रहते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो ये मेजरली कर्नाटका में रहते हैं, लेकिन जो इनका ओरिजिन है कि ये कहाँ से, इनका जो आप बोल सकते हो कि ये अपना पिछोकड़ कहाँ से, बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डरिंग विलेजेस से वहां से आए हैं ऐसा माना जाता है। तो ये कुछ आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने थे आपके एग्जाम के लिए। The next news is about lunar polar exploration mission between ISRO and Japan. So जापानीज की टीम ने रिसेंटली जो लूनर पोलर मिशन है, एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो के साथ जो करेंगे, उनका रिव्यू किया है। अब ये है क्या, आपको पता होगा हमने कुछ हफ्ते पहले एक वीकली करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था कि इसरो चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के बारे में अभी तैयारी कर रहा है। इस साल चंद्रयान 3 मिशन यानी कि तीसरा मिशन जो वहां पर मून पर जाएगा इसरो का, वो उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ इसरो जापान के साथ मिलकर एक लूपेक्स नाम के मिशन पर भी काम कर रहा है जिसकी फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। तो ये किसके रिलेटेड है? मून के पोलर रीजन की से रिलेटेड है। इंडिया एंड जापानीज का जो लूपेक्स मिशन है इसका मेनली एम क्या है कि जो मून है, जो चंद्रमा है, उसका जो एरिया पूरा डार्क है, जहां पर आप बोल सकते हो कि शेडो की वजह से जो परमानेंटली डार्क रीजन है मून का, उसको ये एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा आपने क्या ध्यान में रखना है कि ये जो मिशन है ये जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जेक्सा, वो और इंडिया की जो मिशन टीम है इसरो, ये दोनों मिलकर इस पे काम कर रही हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन पोलर रीजन्स ऑफ मून। जैसे अर्थ पे भी हम पढ़ते हैं पोलर रीजन्स है, वैसे ही जो मून के पोलर रीजन्स है, जो पोल के पास रीजन्स है, वहां पर पानी की प्रेजेंस को कंफर्म करना कि मून के पोलर रीजन पर भी पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ये जो मिशन है ये कुछ आने वाले सालों में लॉन्च किया जाएगा। इसकी अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई है, अभी इस पे काम चल रहा है। इसके अंदर जो लॉन्च व्हीकल यूज होगा वो तो जापान का एक रॉकेट यूज होगा। जो लैंडर सिस्टम होगा, जो लैंड करेगा मून पे, वो इसरो डेवलप करेगा। और जो रोवर होगा वहां पर चलेगा वो जेक्सा का यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का होगा। और जो इसका लैंडिंग पॉइंट है कि ये कहां पर लैंड करेगा मून पे, तो मून के साउथ पोल पे ये लैंड करेगा। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कई बार यही पूछ लेते हैं कि लूपेक्स क्या है, न्यूज में चल रहा है, तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज की हम बात करते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अनाउंसमेंट की है कि इंडिया को ड्रग फ्री बनाने के लिए काम हम करेंगे बाय द ईयर ऑफ 2047। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कब तक इंडिया को ड्रग फ्री बनाने के लिए एम रखा गया है और कौन सी मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और 2047 तक। इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया है कि हर जिले के डीएसपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो एनुअल ऑपरेशनल रिपोर्ट होती है, सपोज आप कहीं पे भी जॉब करते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, कहीं पे भी, तो हर साल एक आपकी रिपोर्ट आपके जो हेड होते हैं या आपके जो ऊपर पोजीशन होती है, कोई भी मेंटोर हो गए, वो हर साल आपकी एक अप्रेजल रिपोर्ट भेजते हैं कि आपकी इस साल की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो वो जो रिपोर्ट होती है उसके बेस्ड आपकी परफॉर्मेंस असेस की जाती है और प्रमोशन वगैरह डिसाइड की जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें इस एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट के थ्रू डिसाइड की जाती हैं।
तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया है कि डीएसपी की एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट को जो वहां के डिस्ट्रिक्ट में नारकोटिक्स एंड बैंड सब्सटेंसेस हैं उस एरिया के, वो कितना उन्होंने रिकवर किया है और कितना पे यूज हो रहा है उसके साथ लिंक करेंगे। तो ये क्या है, ये जो पॉइंट है कि एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट के साथ लिंक करने वाला, ये डीएसपी के लिए एक और मोटिवेशन, एक और पुश की तरह काम करेगा, एक और पुश फैक्टर की तरह काम करेगा। तो कुछ एक थोड़ा सा डेटा देखते हैं। एनसीबी के अकॉर्डिंग पिछले 3 सालों में पॉपी की कल्टीवेशन के 35,592 एकड़ और जो कैनिबिस कल्टीवेशन है उसकी 82,691 एकड़ वो खत्म कर दी गई है, डिस्ट्रॉय कर दी गई है पूरे देश में। अगर हम स्टेट्स की बात करें कि ये जो स्टेट्स है कहां पर डिस्ट्रॉय हुई है, अगर डिस्ट्रॉय हुई है तो इसका मतलब पहले वहां पर होती थी उसकी कल्टीवेशन। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड तेलंगाना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिया के किसी रीजन में है, तो इंडिया के नॉर्थ रीजन में भी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी है, साउथ में भी है और इंडिया के सेंट्रल रीजन में भी इसके जो कल्टीवेशन है डिस्ट्रॉय की गई है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर मॉडिफाई किया है इको सेंसिटिव जोन्स के रिगार्डिंग अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज, अराउंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ESZ इको सेंसिटिव जोन है क्या, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप क्राम करोगे और क्राम की हुई चीज कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो ESZ क्या है ये देखते हैं। बेसिकली जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, बी इट नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, उनके आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन की तरह डिक्लेयर किया गया है, या फिर इसको इको फ्रेजाइल जोन भी बोला जाता है। और ये कौन से एक्ट के अंडर किया जाता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। इसमें क्या होता है, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है 2002 टू 2016, ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। उन्होंने बोला है उसके अंदर की जो स्टेट की गवर्नमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन डिक्लेयर कर सकता है, ये आपका एक स्टैटिक का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अराउंड का जो एरिया है विद इन 10 किलोमीटर्स, उसको ESZ जो डिक्लेयर करने की पावर है वो कौन किसको बोला है करने को? स्टेट गवर्नमेंट्स को। जो ये 10 किलोमीटर रूल है ये एक जर्नल प्रिंसिपल की तरह वहां इंप्लीमेंट किया गया है, लेकिन जो ये 10 किलोमीटर का जो डेटा है ये वेरी कर सकता है, यानी कि किसी स्टेट में अगर नीड है, अगर वहां की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर से ज्यादा भी हो सकता है, 10 किलोमीटर से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन 10 किलोमीटर से ज्यादा वाला एरिया है जो, अगर उसको इको सेंसिटिव जोन की तरह डिक्लेयर करना है तो वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और वो किस केस में होगा कि अगर वो सेंसिटिव कॉरिडोर्स की बहुत ज्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस वो रखती है। तो आपको ये पॉइंट्स स्टैटिक के ध्यान रखने बहुत जरूरी थे आपके एनवायरनमेंट के। अब बात करते हैं कि न्यूज क्या थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच था लेड बाय जस्टिस BR गवाई, उन्होंने बोला है कि जो ESZ के जो ESZ है इको सेंसिटिव जोन है वो पूरे देश में यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। ये हमने यहाँ भी डिस्कस कर लिया कि कम ज्यादा हो सकता है किसी भी स्टेट की या एरिया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमने इको सेंसिटिव जोन के बफर जोन का 1 किलोमीटर एरिया को शॉक एब्जॉर्बर की तरह अनाउंस किया हुआ है पहले मिनिस्ट्री ने, वो उसको वेरी करता है, वो फिक्स नहीं होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो जो 1 किलोमीटर का जो मार्क है वो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन आपको ये 1 किलोमीटर का जो पॉइंट है ध्यान में रखना है कि फिलहाल वो 1 किलोमीटर है। इसके साथ साथ ये भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि जो वो 1 किलोमीटर वाला एरिया है, चाहे वो आप इको इसके शॉक एब्जॉर्बर की तरह नहीं भी आप नोटिफाई करते हो, कम करते हो, ज्यादा करते हो, लेकिन 1 किलोमीटर के एरिया में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के किसी भी हालत में माइनिंग यानी कि जो खुदाई होती है कमर्शियल माइनिंग वगैरह वो परमिट नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये चीज क्या कैसे आप समझ सकते हो, मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कोई फॉरेस्ट एरिया है, तो ये हमारा क्या है? F है
फॉरेस्ट एरिया। इसके बाद आपका यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको आप क्या बोल रहे हो, ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन, और ये बेसिकली 10 किलोमीटर का वो है, लेकिन ये कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट टू स्टेट, इट कैन वेरी। लेकिन जो ये 10 किलोमीटर का एरिया है, ये इसके बीच में 1 किलोमीटर के एरिया को हमने क्या बोला है, शॉक एब्जॉर्बर। तो शॉक एब्जॉर्बर के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दी है, एक आप बोल सकते हो कि एक ऑर्डर दिया है कि वो 1 किलोमीटर का जो शॉक एब्जॉर्बर वाला है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपका डाउट है वो क्लैरिफाई कर सकूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिशन 50 के EV4 इको की। सो मिशन 50 के EV4 इको किसका है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो मिशन 50 के EV4 इको है, ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी का। और आप अगर इसके नाम से ही जजमेंट कर सको, EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इसका एम क्या है, कंट्री में, पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, कि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें, सो दैट हम इकोसिस्टम को बचा सकें, इकोसिस्टम को और खराब होने से बचा सकें। अब इलेक्ट्रिक के जो 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, उसके और उनके नंबर इंक्रीज करने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लें, थ्रू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेंडिंग सपोर्ट दी जाएगी, यानी कि लोन्स दिए जाएंगे डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, किनको, जो व्हीकल एग्रीगेटर्स हैं, जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं और जो लीजिंग कंपनीज हैं, सभी को। तो ये सिडबी का है, सिडबी इसमें डायरेक्टली लोन भी देगी जो यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, एलिजिबल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ताकि वो ईवीज खरीद सकें और इसके साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके साथ साथ ऐसी जो न्यूज होती हैं वो आप अपने एसेज में, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस वगैरह में भी कोट कर सकते हो, आपको हमेशा ये एक्स्ट्रा मार्क्स ही फेच करेंगे। आगे हम बात करते हैं इसरो के PSLV C55 रिसेंटली लॉन्च्ड 2 सिंगापुर सैटेलाइट्स। यहाँ पर आप क्लिप देख सकते हो न्यूज की। इसरो के PSLV एक जो इसरो का लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है PSLV C55, उसने उस व्हीकल के थ्रू 2 सिंगापुर के सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। तो ये थोड़ा सा स्मॉल लेटर्स में, तो मैंने अगले में स्लाइड्स में टाइप करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसरो ने रिसेंटली सिंगापुर के 2 सैटेलाइट हिलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4, ये 2 सैटेलाइट्स के नाम है, आपको ध्यान रखने हैं, इनको लॉन्च किया है। और ये जो सैटेलाइट्स हैं, किसको इसका ऑर्डर मिला हुआ था, इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को। जो टिलियोस 2 है, ये एक प्राइमरी सैटेलाइट है, ये क्या है, ये एक सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है जो कि डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी DST है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर को रिप्रेजेंट करती है, एंड ST इंजीनियरिंग, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। इसका यूज कहां पर होगा, जो सिंगापुर की गवर्नमेंट है उनको सैटेलाइट इमेजेस देगा बहुत सारे अलग अलग फील्ड में यूज करने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो वेदर के लिए हो। तो इसके साथ साथ बेसिकली ये जो इमेजिंग है, ये पूरे फुल पोलरिमेट्रिक रेजोल्यूशन में डेवलप की जाएंगी और सिंगापुर को प्रोवाइड की जाएंगी। उनके वेदर को डे एंड नाइट कवरेज दी जाएगा इन सैटेलाइट्स के द्वारा। सो इसरो यहाँ पर जो अगर हम देखें, इसरो ने ये जो सैटेलाइट है PSLV के थ्रू लॉन्च किए हैं, कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। टेलियोस 1 है जो, वो सिंगापुर का पहला कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट में मार्क कीजिए कि जो टिलियोस 1 है ये कौन से देश का है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि सिंगापुर का पहला कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का क्या नाम है। ये इसरो के 2015, इसरो ने 2015 में लॉन्च किया था, और तब से इसरो ने सिंगापुर के लिए 9 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं। अब किया है रिसेंटली टिलियोस 2, ये भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये अभी हमने डिस्कस किया, ST इंजीनियरिंग ने बनाया है, जो कि एक सिंथेटिक अपर्चर रडार वहां पर लेके जाएगा, और ये 1 मीटर रेजोल्यूशन डाटा तक भी प्रोवाइड कर सकता है। इसकी 500 GB ऑनबोर्ड रिकॉर्डर भी होगा, यानी कि 500 GB मेमोरी का एक रिकॉर्डर होगा,
और इसके साथ साथ एक डाउन लिंक होगा 800 MBPS का। ये आप पढ़ सकते हो एक बार, इतना ज्यादा वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसरो ने रिसेंटली यूज किया है PSLV का एक्सेल वेरिएंट, जो अपकमिंग C55 मिशन है उसके लिए, क्योंकि ये जो बहुत पावरफुल वर्जन है और ये ज्यादा हैवी पेलोड्स को कैरी करने के कैपेबल है। तो आपको ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर दिया है, उसके थ्रू जो वहां की वमेन है उनका एक्सेस टू अबॉर्शन पिल को प्रिजर्व किया है, यानी कि बचाया है। कुछ टाइम पहले यूएसए में एक अनाउंसमेंट की गई थी, या फिर आप बोल सकते हैं रूलिंग पास की गई थी, कि जो वहां पर वमेन है उनको अबॉर्शन पिल्स का असेस वहां पर लीगल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो असेस है, जो मोस्ट कॉमन मेथड की तरह यूज किया जाता है अबॉर्शन के लिए, उसको असेस को प्रिजर्व किया है, और जो लोअर कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस है उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब कौन कौन सी ड्रग्स बेसिकली यूज होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए आपको याद रखने हैं, एक तो है माइफ्रिस्टन, एक है मीजोप्रेस्टल। ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं, बस आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं और कौन से देश से बिलोंग करते हैं, कौन से देश से रिलेटेड है, न्यूज में था, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। जो माइफ्रिस्टन है ये बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने और न्यूयॉर्क बेस्ड डेनको लेबोरेटरीज जो इनके मेकर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको अलाउ किया जाए। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने बोला है, एक G20 के अंडर 3rd एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी भुवनेश्वर में, उसमें उन्होंने बोला है कि जल्दी ही स्टूडेंट्स को एडू लॉकर प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अभी आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह रखने के लिए डिजी लॉकर यूज करते हो, वैसे ही जब भी कोई भी स्टूडेंट स्कूल ज्वाइन करेगा बिल्कुल बचपन में, और जब तक वो अपनी प्रोफेशनल स्टडीज कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो एडू लॉकर उसके एक बायोडेटा की तरह काम करेगा। स्टूडेंट की पूरी जर्नी उसमें आप प्रिजर्व कर सकते हो, यानी कि वहां पर रख सकते हो। यानी कि अगर उनको एडिशनल कोर्सेज भी करने हैं, फॉर एग्जांपल कोई आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड, कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड, कुछ भी, म्यूजिक, डांस, कुछ भी, वो भी इस रजिस्ट्री में रिकॉर्ड रहेंगे। ये जो बायोडेटा की तरह बन जाएगा, ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा और उसको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा और आधार कार्ड से रिलेट अटैच करके उसको यूज किया जाएगा पूरे देश में। ये जो EER डॉक्यूमेंट होगा, इसके अंदर जो रजिस्ट्रीज हैं, बोला जा रहा है कि एक ट्रस्टेबल और लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। तो आपको ये पता होगा कि जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कुछ टाइम पहले अनाउंस की गई थी, उसमें भी बात की गई थी कि स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, NETF, एंड जो स्टूडेंट एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक जाना चाहते हैं वो अलाउ किया जाएगा। NETF क्या है? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ अभी उन्होंने एक पब्लिक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है कि इंडिया में एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री को डेवलप करने की जरूरत है, जो कि एक रिपोजिटरी की तरह काम करेगी, जिसमें एजुकेशनल और स्किल बेस्ड अचीवमेंट्स है स्टूडेंट की पूरी जिंदगी की वहां पर रजिस्टर्ड रहेंगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, किसका है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ रिलेटेड है और कौन सा NETF की क्या फुल फॉर्म है, EER की क्या फुल फॉर्म है। EER की क्या फुल फॉर्म है? एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री। और इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा? एडू लॉकर की रिवीजन है और क्या इसका पर्पस है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली यूपी के वाराणसी में 12 साल के बाद एक तेलुगु स्पीकिंग लोगों का, जो लोग तेलुगु बोलते हैं, उनका पुष्करालू नाम का त्योहार स्टार्ट हुआ है। ये 12 दिन तक चलेगा, 22 अप्रैल से 3 मई तक। ये जो त्योहार है, ये फेस्टिवल है, यहाँ पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अपने पूर्वजों की, अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं और गंगा नदी की पूजा करते हैं। ये काशी में इस साल या वाराणसी में इस साल ऑर्गेनाइज किया गया है 12 साल के बाद। और आपको पता होगा कि वाराणसी में इससे पहले जो तमिल संगठन था, जो काशी तमिल संगठन था, वो भी ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपको ये दोनों ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स की। अगर तो आप हमारे चैनल के फॉलोअर हो, आपने देखा होगा, मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जब ये जिस दिन न्यूज आई है उसी दिन,
कि इस बार जो उड़ीसा का बीच है, ऋषिकुलिया बीच, या फिर जो आप बोल सकते हो कि वहां का गंजम डिस्ट्रिक्ट का ऋषिकुलिया बीच है, वहां पर टर्टल की नेस्टिंग की रिकॉर्ड बना है। जो ऋषिकुलिया बीच है वहां पर लाखों में टर्टल्स इस बार रिकॉर्ड किए गए हैं। तो जो टर्टल्स है, क्या होता है, जो फीमेल टर्टल्स है, ऑलिव रिडलेट टर्टल्स, वो ऋषिकुलिया बीच पर अंडे देती हैं और 50 दिन बाद, अराउंड 50 दिन बाद अंडों से छोटे छोटे टर्टल्स निकलते हैं और उनके बाद जो वो मूव करके अलग अलग जगह पर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 50 दिनों के बाद बेबी टर्टल्स इमर्ज हुए हैं एग से और उन्होंने जो अलग अलग डेस्टिनेशंस की तरह जाना स्टार्ट कर दिया है सी वाटर रूट को यूज करके। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ऋषिकुलिया बीच एक बहुत ही यूनिक फिनोमिना है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो टर्टल्स हैं, जो आप बोल सकते हो कछुए की टाइप है, वो यहाँ पर मास नेस्टिंग के लिए, अंडे देने के लिए सेफ प्लेस इसको रिगार्ड करते हैं, मानते हैं कि ये सेफ प्लेस है। तो ये अप्रैल के जो सेकेंड वीक में इस साल आना स्टार्ट हो गए थे। तो वहां के जो लोकल्स हैं वो भी इनको मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना माना जाता है, बहुत फेमस फिनोमिना है। और जो ऋषिकुलिया बीच है वो पूरी दुनिया में फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल्स की मास नेस्टिंग के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट करेगा। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया क्यों होस्ट करेगा। यहाँ पर मेंशन भी है, मैं एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ, कि इंडिया एससीओ की इस साल चेयर है, यानी कि हर मीटिंग में एज अ चेयर इंडिया काम करेगा। इंडिया के पास चेयर है एससीओ की 2023 के लिए। और अभी जो इंडिया और चाइना में एलएसी को लेकर कुछ कंफ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके बाद अप्रैल 2020 के बाद चाइना की ये पहली हाई लेवल मिलिट्री विजिट होगी। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि इसमें चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फैक्ट्स भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां से क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। जो एससीओ है ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कीवर्ड है, परमानेंट है और इंटर गवर्नमेंटल है। इसका काम क्या है, गोल क्या है, कि जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनमें कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करना और स्ट्रॉन्ग बनाना और अच्छे रिलेशंस बनाने। अभी करंटली इसके 8 जो फुल मेंबर्स हैं, कौन कौन से? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इसके साथ जो 4 और देश हैं जो इसके ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं, जिनके जो कि फुल मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस है उनको, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसके साथ साथ 6 देशों के पास इसका डायलॉग पार्टनर स्टेटस है, जो कि है अजरबैजान, अर्मीनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की एंड श्रीलंका। अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं कोई ट्रिक आपको बताऊं कि आप कैसे इसको याद कर सकते हो, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली शेयर दैट। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली सीबीआई ने ऋत्विक दत्ता और उसके एनजीओ को बुक किया है फॉर एफसीआरए वायलेशन। यहाँ पे हमने उसके एनजीओ या इंसान का नाम हमने नहीं याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने क्या देखना है कि एफसीआरए जो है वो है क्या। तो एफसीआरए की फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंडर जो भी एनजीओ हैं, जो कोई इंसान है, वो बाहर के लोगों से फॉरेन जो डोनेशन रिसीव करता है उसको रेगुलेट करना। तो बेसिकली क्या है, दिस लॉ सॉट टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस टू इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस, दोनों को करता है, सो दैट वो एक अच्छे आप बोल सकते हो कि मैनर में काम करे और जो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की वैल्यूज है उसको कंप्लाई करें। तो एफसीआरए रिक्वायर करता है कि हर एक इंसान या एनजीओ जो कि फॉरेन डोनेशंस लेता है वो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर हो, ए। उसके बाद एक बैंक अकाउंट खोले कि जो भी फॉरेन फंड आएंगे उसको उस बैंक अकाउंट में लेना है। वो अकाउंट कहाँ पर होना चाहिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में। इसके बाद जो भी वो फंड रिसीव करेंगे, जिस पर्पस के लिए, जिस डेफिनेट पर्पस के लिए वो रिसीव किए गए हैं, उसी के लिए यूज किए जाएं। तो ये था
इनकी एनजीओ को क्यों बुक किया गया है? क्योंकि सीबीआई का मानना है कि जो लॉयर ऋत्विक दत्ता है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लाइफ लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, वो एक्चुअल में उनके फंड को आप बोल सकते हो कि सही ढंग से यूज नहीं कर रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एफसीआरए की फुल फॉर्म क्या है और क्या मैंडेट है इस एक्ट की। आगे हम बात करते हैं। सो रिसेंटली जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक एम्बिशियस प्लान, एक बहुत अच्छे प्लान, एक बहुत एम्बिशियस प्लान पर काम कर रहे हैं कि वो इंडिया में ग्राउंड वाटर सेंसर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क डेवलप करेंगे। ग्राउंड वाटर सेंसर्स मतलब सेंसर लगाए जाएंगे जो कि ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करेगा, उसको सेंस करके बताएगा, सिग्नल देगा कि ग्राउंड वाटर का क्या लेवल है। वो ग्राउंड वाटर सेंसर्स के नेटवर्क के थ्रू कंटिन्यूसली जो ग्राउंड वाटर का लेवल है और जो डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन है, कितना वो कंटेमिनेट, कितना वो आप बोल सकते हो खराब हो चुका है, ताल्लुक लेवल तक उसको मॉनिटर किया जाएगा। अभी फिलहाल जो ये इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ एक साल में कुछ ही बार, कुछ एक आप बोल सकते हो जैसे 5-4 बार ही वो देखी जाती है। लेकिन जो अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री ने बोला है कि कंटिन्यूसली होगा। अभी के लिए फिलहाल जो इसकी रिपोर्ट है वो कौन शेयर करता है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उनकी रिपोर्ट के वाया ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। ये जो नया इनिशिएटिव है इसके अंदर 16,000 से 17,000 डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स कनेक्ट किए जाएंगे पीजोमीटर्स के साथ। जो कुएं हैं वेल्स में, पीजोमीटर्स के साथ वहां पर ये डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर कनेक्ट किए जाएंगे। पीजोमीटर क्या है? पीजोमीटर एक ऐसा टाइप का मीटर है जो कि ग्राउंड वाटर लेवल को मेजर करेगा, मिनेगा, और ये जो रिकॉर्डर्स हैं ये डिजिटली इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। आने वाले 3 सालों में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो एम कर रहा है कि इस नेटवर्क को अभी जो 26,000 से 40,000 तक ले जाएगा, और ये जो सेंसर्स हैं बहुत अच्छे लेवल पर इनको इंक्रीज किया जाएगा, फैलाया जाएगा। अगर हम बात करें CGWB की यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की, ये नेशनल एक्यूफायर मैपिंग प्रोग्राम NAQUEM इसका भी इंचार्ज है, और इन्होंने कंट्री के एक्यूफायर्स को 1:50,000 की रेजोल्यूशन तक मैप किया है, और दूसरे फेज में ये बोल रहे हैं कि रेजोल्यूशन को 5 गुना और इम्प्रूव करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री ऐसा कुछ भी एम कर रही है और कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं। आगे हम बात करते हैं 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को लिखा है कि छत्तीसगढ़ के 2 बिल जिसके अंडर उन्होंने अमेंडमेंट बिल जिसके अंडर उन्होंने रिजर्वेशन के लिए कोटा इंक्रीज किया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के 9th शेड्यूल के में इंक्लूड किया जाए। तो 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ऐड किया गया था, और 9th शेड्यूल में उन सेंट्रल और स्टेट लॉज की लिस्ट है जो कि कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 9th शेड्यूल है क्या। इनफैक्ट आपको सारे शेड्यूल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आपके एग्जाम्स के लिए पता होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने 4 और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को नोटिफाई किया है। तो टोटल जो वेस्ट बंगाल के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं वो हो गए हैं 8, 4 ऐड करके टोटल 8 हो गई हैं। तो हुआ क्या है, ये जो 4 नई साइट्स हैं वो क्या क्या उनका नाम है? 4 बलीडंगा, आई एम सॉरी अगर कहीं पे प्रोनाउंसिएशन गलत हो। उसके बाद स्टेट का हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन कैंपस देपारा में जो कि नाडिया में, और नामथिंग पोखार दार्जिलिंग में, अमखोई फॉसिल पार्क है बीरभूम में। तो इनको वो किया है, ऐड किया है। जो अमखोई फॉसिल पार्क है ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के इलम बाजार के पास में है और जिसका 10 हेक्टेयर का एरिया है, और इसका बहुत ही यूनिक जियोलॉजिकल एंड पैलियो बोटेनिकल फीचर्स हैं। ये पहला वेस्ट बंगाल का फॉसिल पार्क, वुड फॉसिल पार्क है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार नाम पूछ लेते हैं कि वेस्ट बंगाल का पहला वुड फॉसिल पार्क कौन सा है? अमखोई फॉसिल पार्क।
ये जो पहले 4 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स थे वेस्ट बंगाल में, वो कौन कौन से थे? चिल्कीगढ़, कनकदुर्गा जो था झारग्राम में, उसके बाद बनेश्वरम शिवडिगी जो कि कूच बिहार में था, टोंगलू एंड दोत्रे ये दार्जिलिंग में थे। तो आपको ये 8 के 8 पता चल गए। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2007 में नल्लूर टमरिंड होती है इमली, नल्लूर टमरिंड ग्रोव को, जो कि कर्नाटका के बेंगलुरु में है, उसको इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की तरह नोटिफाई किया गया था, डेजिग्नेट किया गया था। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद होने चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत दिल्ली एयरपोर्ट में काफी वीडियोस वगैरह आ रही थी नेट पे कि वहां पे इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। तो अभी एविएशन सिक्योरिटी वॉचडॉग है जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS, उन्होंने ऑर्डर किया है कि देश के जो भी मेजर एयरपोर्ट्स हैं, बड़े एयरपोर्ट हैं, उनको जो अपना बैगेज का एक्सरे मशीन्स हैं वो 2023 के एंड तक अपग्रेड करना है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज जरूरी है, सो दैट जो पैसेंजर्स हैं उनको अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन वगैरह निकालने ना पड़े। अगर आपने कभी बाय एयर ट्रेवल किया है तो आपको पता होगा, जब भी आप सिक्योरिटी चेक इन करते हो तो ऐसी एक ट्रेज मिलती है जिसमें आपको अपने मोबाइल फोन्स, चार्जर्स, वायर्स, ईयरफोन्स, सारा हर चीज इसमें निकाल के बैग में इसमें रखनी पड़ती है, फिर वो चेक होती है, मशीन के अंदर जाती है, उसके बाद दोबारा से आपको बैग में डालनी पड़ती है। तो जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उन्होंने बोला है कि ये नहीं होगा। जो BCAS है उन्होंने बोला है कि CTX अडॉप्ट करे एक एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम, जो कि कंप्यूटर टोमोग्राफी पे बेस्ड होगा, CT पर, और जो कैबिन और हैंड बैगेज है एयरपोर्ट्स पर वो इसके थ्रू चेक किए जाएंगे। और ये उन एयरपोर्ट्स के लिए जरूरी है जहां पर हर साल 50 लाख पैसेंजर हर साल विजिट करते हैं, और ये कब तक करना पड़ेगा? 31 दिसंबर 2023 तक। और इसमें नियरली इंडिया के 25 एयरपोर्ट्स आते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि CTX क्या है, एक एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम है जो कि कंप्यूटर टोमोग्राफी पर बेस्ड है। ये एक पॉइंट आप ध्यान में रख लेना, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे हम बात करते हैं। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, जो कि भारत का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि पूर्व, सबसे पूर्व में जो जिला है, उसको प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड मिला है। क्यों? उनके न्यू एज लर्निंग सेंटर के लिए। न्यू एज लर्निंग सेंटर क्या है? एक फ्लेक्सिबल, फ्यूचरिस्टिक, लेजर लर्निंग स्पेस कम लाइब्रेरी है जहां पर हर एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वहाँ के जो ऑफिसर हैं, उनको ये अवार्ड दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। रिसेंटली इंडिया की जो एयर फोर्सेस हैं, ये 3 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ 18 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। कौन कौन सी एक्सरसाइज? एक है इनियोकॉस 23 जो कि ग्रीस में होगी, जहां पर सुखोई 30 MK फाइटर जेट पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद एक है एक्सरसाइज कॉप इंडिया जो कि USA के साथ है, और तीसरी है जो फ्रांस होस्ट करेगा जिसका नाम है एक्सरसाइज ओरियन, जहां पर 4 राफेल फाइटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि कोर्ट की स्टे के बावजूद भी जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं? जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, ये बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं कंटेंट के रिगार्डिंग। अब इसका क्या रीजन है? मिनिस्ट्री जो है हमारी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, उन्होंने 2 सालों में 2 एडवाइजरीज इशू की थी, एक तो 2022 के फरवरी में और एक मार्च 2023 में। क्या क्या था? एक तो ये कि जो ये प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर एक पब्लिकली एक ग्रीवांस ऑफिसर की डिटेल्स अवेलेबल हो, सो दैट अगर किसी भी व्यूअर को लगता है कि ये कोई भी वेब सीरीज या कोई मूवी या कोई भी सीन हमारे सेंटिमेंट को हर्ट करता है, तो वो उस ऑफिसर को रिपोर्ट कर सके। दूसरा ये कि जो IT रूल्स के अंडर कोड ऑफ एथिक्स है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका कंटेंट है वो उसको कंप्लाई करें। तो यहाँ पर आपने ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि ऐसी एडवाइजरीज
किसके बारे में है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इशू करी है, और OTT की क्या फुल फॉर्म है, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं प्रयाग की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। अब प्रयाग क्या है, प्रयाग की फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो अगर आपको फुल फॉर्म याद है, आपको एम भी याद हो गया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जहां पर यमुना नदी, गंगा नदी और उनकी सहायक नदियां, उनकी रियल टाइम बेसिस पर एनालिसिस किया जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनके पानी की क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा, और बहुत सारे ऑनलाइन डैशबोर्ड्स इसमें यूज किए जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, प्रयाग क्या है, प्रयाग कौन सी मिनिस्ट्री का है और क्या इसका मैंडेट है। आगे हम बात करते हैं UPASI यानी कि यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की है कि वो इंटरवीन करें और स्टेप्स लें सो दैट जो टी मॉस्किटो बग है, जिसको साइंटिफिकली हेलोपेल्टिस थीवोरा बोला जाता है, जो टी प्लांटेशन में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। ये टी प्लांट्स के, टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के एक मेजर सकिंग पेस्ट है, जो कि टी प्लांटेशन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। टी मॉस्किटो बग या फिर जो हिलोपेल्टिस थीवोरा है, इसके निम्फ्स और जो अडल्ट्स हैं, ये टेंडर लीव्स को, जो टी के लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसमें से सैप को वहां से सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, उसके टी जो प्लांटेशन उनके बर्ड्स के, और जो यंग शूट्स हैं, जो छोटे पौधे हैं, उनको उनके सैप्स वो सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत हैवी लॉस होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये है क्या, कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ऐसी टर्म न्यूज में थी, किस बारे में है। आगे हम बात करते हैं रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जो लॉजिस्टिक्स, वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक्स इंडेक्स पब्लिश हुआ है, इसमें किसने टॉप किया है और इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो इसमें 2023 में टॉप किया है सिंगापुर ने, सेकंड नंबर पर है फिनलैंड एंड थर्ड पर है जर्मनी। ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद इंडिया की क्या रैंकिंग है वो भी आपको ध्यान रखनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 38, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। तीसरा आप ये कि जो लॉजिस्टिक्स इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। इसमें क्या बेसिकली होता है, जो भी लॉजिस्टिक्स है, जैसे कस्टम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल शिपमेंट्स है, जो ट्रैकिंग है, ट्रेसिंग, हर चीज को देखा जाता है कि वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी कस्टमर्स के लिए या यूजर्स के लिए कन्वीनियंट है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो पहले से इंप्रूव हुई है। अगर आप देखें, पहले 2018 में इंडिया की रैंकिंग 44 थी, 44 थी, और अभी कितनी हुई है, 38। तो 6 रैंक इंप्रूव हुई है। इस वाली रैंकिंग में टोटल 139 कंट्रीज को रैंक किया जाता है, उनको रैंकिंग दी जाती है। इस साल सिंगापुर टॉप पे है, सेकंड पर है फिनलैंड, डेनमार्क एंड जर्मनी। सबसे बॉटम पर यानी कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है लीबिया, उसके ऊपर यानी कि सेकंड लास्ट है अफगानिस्तान एंड थर्ड लास्ट है सोमालिया। तो इसमें 6 पैरामीटर्स के बेस्ड कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन सी, एफिशिएंसी ऑफ कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसेस। ऐसे पैरामीटर ना आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर सपोज आपने कोई भी शिपमेंट को एक्सपोर्ट करना है, तो आप किस किस चीजों पर आपको दिक्कत आ सकती है, किस चीज के बेसिस पर आप असेस करोगे कि कैसा प्रोसीजर है। तो एक तो जब आप कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस आपको करवाना पड़ेगा, आपके जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी, शिपमेंट को अरेंज करने कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, कॉम्पिटेंसी हो गई, लॉजिस्टिक सर्विसेज की क्वालिटी हो गई, और जो आपने शिपमेंट, आप बोल सकते हो कि कोई भी चीज आपने शिप की है उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना, उन कंसाइनमेंट को, उसकी एबिलिटी। तो ये पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस्ड पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीपिका मिश्रा जी की, जो कि विंग कमांडर है, इंडियन एयरफोर्स की वुमेन ऑफिसर है। ये इंडियन एयरफोर्स की पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जिनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश में एक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में बहुत बहादुरी से काम किया था, बहुत वहां पर लॉस होने से बचाया था। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे हम बात करते हैं उड़ान 5.0, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है। उड़ान जो है, उड़े देश का आम नागरिक, ये काफी टाइम से
चल रहा है, एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है। इसका क्या एम है कि जो इंडिया के रिमोट एंड रीजनल एरियाज है वहां पर भी एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, लास्ट मील एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। जो 5.0 वाला फेज है इसमें बेसिकली टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में फोकस किया जाएगा। जो पहले वाले फेज में 600 किलोमीटर की लिमिट थी कि जो रीजन और डेस्टिनेशन जो फ्लाइट है, जैसे दो अगर किसी एक जगह से फ्लाइट दूसरी जगह पर जानी है तो उनमें मिनिमम 600 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो डिस्टेंस की जो बार है वो खत्म कर दी है, अब डिस्टेंस मैटर नहीं करता। एयरलाइंस को ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं विद इन 4 months ऑफ बीइंग ग्रांटेड द रूट। अगर किसी भी एयरलाइंस को कोई रूट की परमिशन मिल गई हो, ग्रांट किया गया हो, उनके 4 महीने के विद इन उनको ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं। पहले ये जो 4 महीने वाला टाइम था, पहले ये 6 महीने था, अब वो भी कम कर दिया है। उड़े देश का आम नागरिक है वो 2016 में लॉन्च किया गया था एज ए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं बुक की। सो बुक्स भी जो न्यूज में रहती हैं कई बार पूछ ली जाती हैं। सबसे पहली तो है द बी, द बीटल एंड द मनी बग, द बैंक बाजार गाइड टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड। ये बुक ये किसने किसने लिखी है? आदिल शेट्टी एंड ए आर हेमंत ने। ये जो बुक है, ये जो आदिल शेट्टी है इनके ऑथर हैं, ये बैंक बाजार .com के सीईओ एंड को फाउंडर हैं। और जो ए आर हेमंत है ये पहले जर्नलिस्ट थे, अभी ये बैंक बाजार .com में हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। और इस बुक में बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की, कम एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की एडवांटेजेस बताई गई हैं। तो आपको बस बुक का नाम याद कर रखना है और ऑथर का, क्योंकि कई बार जो न्यूज में बुक्स होती हैं पूछ ली जाती हैं। आगे हम बात करते हैं नई अलग नेक्स्ट बुक की, जिसका नाम है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो। जो किसने लिखी है? बोरिया माजुमदर ने। बोरिया माजुमदर जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स हैं, कमेंट्री करते हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं, यानी कि न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वगैरह में कॉलम्स लिखते हैं। उनकी एक नई बुक आई है जो सचिन रमेश तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं जिनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है, उन पर ये बुक लिखी गई है सचिन एट 50। उनके 50th बर्थडे पर ये बुक रिलीज की गई है जो कि 24 अप्रैल 2023 को था। ये जो बुक है ये बेसिकली सचिन तेंदुलकर जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है उनकी अचीवमेंट्स के लिए एज ए ट्रिब्यूट ये बुक लिखी गई है, लॉन्च की गई है। आगे हम बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज की। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसलिए न्यूज में था क्योंकि जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम है वो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया, जिसका मेन एम क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करना आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने में। जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसको सेलिब्रेट करने में पंचायत लेवल तक भी पार्टिसिपेशन की जाए, ताकि जो पार्टिसिपेशन है उसको ग्रांट किया जाए। आगे हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा इसलिए न्यूज में था क्योंकि हरियाणा ने रिसेंटली 3 ऑनलाइन सर्विसेज लॉन्च की हैं, किस लिए? लोगों को डिजिटली एम्पावर करने के लिए। ये जो तीनों सर्विसेज हैं ये दिव्यांग लोगों के लिए भी प्रोएक्टिव है, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं वो भी इसको असेस कर सकते हैं। क्या क्या नाम है सर्विसेज के? एक तो है प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन स्कीम जिसका नाम है ताऊ से पूछो, एक व्हाट्सएप चैटबॉट है, और एक जो गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेज हैं उनकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए ये तीनों सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। तो बस आपको इसमें से ताऊ से पूछो ये ध्यान में रखना है कौन से स्टेट का है, अगर पूछा जाएगा तो आई थिंक यही पूछा जाएगा इसमें। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसलिए न्यूज में था क्योंकि महाराष्ट्र ने नक्सल अफेक्टेड गढ़चिरौली में जो ट्राइबल स्टूडेंट्स है, कबीले के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहां के 16 स्कूलों में एक मोबाइल साइंस लैब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो कि विद टाइम एक स्कूल से बाकी स्कूल में भी ट्रांसफर किया जाएगा। कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं जैसे एक में यूज हो गया दूसरे में ट्रांसफर कर दो, सो दैट जो बच्चे हैं उनको साइंस की नॉलेज हो सके। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि मोबाइल साइंस लैब प्रोजेक्ट कौन से स्टेट ने लॉन्च की है। आगे है केरला। केरला इसलिए न्यूज में था क्योंकि केरला में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पहला
वाटर मेट्रो लॉन्च किया है जो कि केरला के कोच्चि में हुआ है। ये जो वाटर मेट्रो है ये एक बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट से जो कि वहां के 10 आइलैंड्स को कनेक्ट करेगी। इसकी फंडिंग किसने की है? एक तो केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने और एक जर्मन कंपनी जिसका नाम है KfW। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये यहाँ पर मेंशन भी है कि जो प्रोजेक्ट है ये कार्बन एमिशंस को 44,000 टन हर साल कम कर सकता है। तो ये क्लाइमेट के लिए भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए। और इसकी फंडिंग कौन करेगा? केरला गवर्नमेंट, मेनली जो जर्मन लैंडिंग एजेंसी KfW उसकी हेल्प लेकर। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2014 में इन्विसाज किया गया था कि ऐसा कुछ लॉन्च करेंगे हम। और इसका प्राइमरी एम क्या है कि सस्टेनेबल वाटर ट्रांसपोर्ट को आप बोल सकते हो डेवलप करना, सो दैट कि पोल्यूशन भी कम हो। नेक्स्ट है फिर से केरला, वहां पर एक वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके हेल्प से स्टेट में स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव किया जाएगा, यानी कि दोबारा से और रिच बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? हर पंचायत में क्वालिटी प्लेग्राउंड्स खोले जाएंगे। आगे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की, वो चीता के सेकंड होम की तरह डेवलप की जाएगी विद इन 6 मंथ्स। अब मध्य प्रदेश में क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता होगा कि हमने रिसेंटली साउथ अफ्रीका के जॉनसनबर्ग और नमीबिया से कुछ चीता लाकर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए थे। तो अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी काम के लिए डेवलप की जाएगी, 6 महीनों में कर दी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है। आगे है चाइना। चाइना इसलिए न्यूज में था क्योंकि चाइना ने फेंग्युन 3 मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च किया है यूजिंग चांगजिंग 4B करियर रॉकेट जो कि जानसू प्रोविंस से किया है। इस वाले फेंग्युन 3 मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट का काम क्या है? एक तो जो सीवियर वेदर कंडीशंस है, जो खराब वेदर कंडीशंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, स्पेशली हैवी रेनफॉल वगैरह, सो दैट फ्लड्स या लैंडस्लाइड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर को बचाया जा सके। आगे है मेक्सिको। मेक्सिको इसलिए न्यूज में था क्योंकि दुनिया का सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल मेक्सिको में पाया गया है। ब्लू होल क्या होता है? ये एक मैसिव बहुत बड़ा अंडर वाटर सिंक होल होता है जिसमें बहुत 100 ऑफ मीटर्स ये लंबा होता है और इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, इवन कि कुछ शहरों से भी ज्यादा इसकी हाइट होती है। और माना जाता है कि कुछ 11,000 साल पहले जब आइस एज थी उस टाइम पे इरोजन क्या होती है, जैसे सपोज पत्थर पड़ा है या मिट्टी है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी पानी से बह जाती है, हवा की हेल्प मदद से हवा उसको उड़ा के ले जाती है, उसको बोलते हैं इरोजन। तो लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन टेरेन्स होते हैं, उसके इरोजन की वजह से ये जो ब्लू होल है ये बनता है। ये सबसे जो पहला ब्लू होल है वो मिला था 2016 में साउथ चाइना सी में, अब मिला है मेक्सिको में। ऐसा ये कुछ दिखता है अगर सैटेलाइट इमेजेस आप देखो तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कहाँ पर ये हुआ है। आगे हम बात करते हैं तंजानिया। तंजानिया इसलिए न्यूज में था क्योंकि IIT मद्रास ने डिसाइड किया है कि अक्टूबर 2023 में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया के जंजीबार में सेटअप करेगा। तो बस आपको ये एक फैक्ट ध्यान में रखना है, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आगे है अबू धाबी। अबू धाबी इसलिए न्यूज में था क्योंकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB, उन्होंने अबू धाबी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो अबू धाबी की ग्लोबल मार्केट में अपना पहला एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला ओवरसीज ऑफिस, यानी ओवरसीज क्या होता है कि अब जो उनका लोकेशन है, ओरिजिन है, वहां से कुछ दूर, तो आप बोलते हैं ना जैसे सात समंदर दूर, वैसे उन वहां काफी दूर उनका ऑफिस, पहला ऑफिस बना सेटअप किया जाएगा जो कि अबू धाबी में होगा। ये जो नया फॉरेन ऑफिस है अबू धाबी में, ये AIIB की डेवलपमेंट एजेंडा को सपोर्ट करेगा। कैसे? जो भी एरिया में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनको फंडिंग करके। AIIB की अगर बात करें तो ये 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका काम ही मेन एम ही यही है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, वेल्थ क्रिएट करना, पैसा क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को कहां पर?
एशिया में कैसे बहुत सारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो AIIB का हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। आगे हम बात करते हैं गीगा चैट की, जो कि रशिया प्लान कर रहा है कि लॉन्च करने का। रशिया ने गीगा चैट प्लान लॉन्च किया है, किसके लिए? जो यूएस का चैट जीपीटी है, जो बहुत टाइम से न्यूज में था, उसको कंपटीशन देने के लिए। तो रशिया की कंपनी है SBR, यहाँ पर आप देख सकते हो, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप जिसका नाम है गीगा चैट, वो अनाउंस की है चैट जीपीटी को कंपीट करने के लिए। वहां की जो स्टेट है, उन्होंने ये भी बोला है कि ये चैटबॉट का अपना वर्जन लॉन्च कर रहे हैं रशिया के लिए। ये ऐसा पहला है जिसका नाम है गीगा चैट। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले तो न्यू मिलिट्री एडवाइजर अपॉइंट किए गए हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के, जिसका नाम है संदीप सिंह, जो कि फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल भी रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं एनटीआरओ के नए चेयरमैन की, जिनका नाम है अरुण सिन्हा। ये इनकी जो अपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। एनटीआरओ जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उनका टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि इंडिया में ही बेस्ड है। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर काम करती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि पीएमओ के अंडर होता है और 2004 में ही स्टैब्लिश की गई थी। एजेंसी बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह है, या इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी नई डेवलप की जाए जो हमें इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज में काम आए। जो एनटीआरओ है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स है इंडिया के न्यू दिल्ली में। आगे हम बात करते हैं संथोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की, जो कि मिला है सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक जो कि लेह में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। आइस स्तूपा टेक्निक उन्होंने इन्वेंट की थी। आइस स्तूपास क्या है कि जो आइस है उसको स्तूपा की फॉर्म में, स्तूपा ऐसे बनाए जाते हैं, उसको एक बार फ्रीज कर लिया जाए ताकि जब भी पानी की कमी हो उस टाइम पे इस स्तूपास का यूज किया जाए। और ये जो स्तूपास हैं, ये बेसिकली विंटर वाटर को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, और लद्दाख में वाटर क्राइसिस सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये। आगे हम बात करते हैं जो एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड है, ये किसको मिला है? ये मिला है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इनिशिएटिव को, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये जो अवार्ड है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT को दिया गया है इनोवेशन सेंट्रल कैटेगरी में, क्योंकि उन्होंने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान प्रोग्राम को सक्सेसफुली और एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले इंडिया के स्विमर आर्यन सिंह ददियाला, इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने जो पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ था फास्टेस्ट मेल स्विमर का, उसके ये बराबर पहुंच गए हैं, क्योंकि इन्होंने सी ऑफ गैलीली को स्विम करके 21 अप्रैल में रिकॉर्ड सेट किया है। सी ऑफ गैलीली है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है इजराइल में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये पूरी दुनिया में सेकंड लोएस्ट वाटर बॉडी है, जो कि सी लेवल से 214 मीटर अप्रोक्सीमेटली बिलो है, और इसमें वर्लपूल्स वगैरह और बहुत विंड स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कीनिया के एथलीट की, जिनका नाम है केल्विन किप्टुम, जिन्होंने सेकंड बेस्ट टाइम हिस्ट्री में इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है सेकंड बेस्ट टाइम के लिए फुल मैराथन डिस्टेंस कवर करने के लिए। जो किप्टुम है, केल्विन किप्टुम, इन्होंने सिर्फ 2 घंटे 1 मिनट 25 सेकंड्स में रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है रेस को कंप्लीट करके। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ था अभी तक इलियोड किपचोगे का, उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड से, उनके टाइम से सिर्फ 16 सेकंड ही वो पीछे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी कंट्री के हैं, कीनिया के। आगे हम बात करते हैं रिसेंटली अंडर 20 फीफा के वर्ल्ड कप के होस्ट जो रिप्लेस किए गए हैं। पहले ये जो वर्ल्ड कप था ये इंडोनेशिया में होने वाला था, लेकिन अब अर्जेंटीना में होगा। अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप
अर्जेंटीना ने इंडोनेशिया को रिप्लेस किया है, जो कि पहले होस्ट करने वाला था। अर्जेंटीना ने पहले भी अंडर 20 वर्ल्ड कप होस्ट किया है 2001 में। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्या अर्जेंटीना पहली बार अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है, तो आंसर है नो। 2001 में पहले भी कर चुका है। और अर्जेंटीना आने वाले 2030 के वर्ल्ड कप फाइनल्स को उरुग्वे, चिली, पैराग्वे इन तीनों के साथ मिलकर होस्ट करने का भी सोच रहा है। ये सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। अगर आपको नहीं पता, आप मैप में देख भी सकते हैं। आगे हम बात करते हैं केएल राहुल की, जिन्होंने फास्टेस्ट इंडियन बनने का रिकॉर्ड बना दिया है। 7000 रन स्कोर करने वाले फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं T20 इनिंग्स में। इन्होंने सिर्फ 197 इनिंग्स में 7000 रन स्कोर कर लिए हैं। इससे पहले विराट कोहली के पास ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 212 इनिंग्स में बनाए थे। शिखर धवन ने 246 इनिंग्स में, सुरेश रैना ने 251 इनिंग्स में एंड रोहित शर्मा ने 268 इनिंग्स में। तो अब सबसे फास्ट कौन बन गए हैं? केएल राहुल। आगे हम बात करते हैं एक और बुक की, जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट। ये जो बुक है, ये लेजेंडरी टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि इनकी जीवनी है, इन्होंने खुद लिखी है। और इसमें इन्होंने अपनी बेस्ट टेनिस प्लेयर बनने तक की जर्नी को लिखा है। तो ये आप उनका इसका टाइटल भी देख सकते हो कवर बुक का। आगे बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे मेल क्रिकेटर बने थे हिस्ट्री में, जिन्होंने वनडे इनिंग्स में 200 रन स्कोर किए थे एक ही मैच में। उनके जो 200 रन है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ग्वालियर में उन्होंने स्कोर किए थे। अभी भी ये अनबीटन है। इसमें इन्होंने 25 फोर्स यानी कि 25 चौके लगाए थे और 6 छक्के लगाए थे। ये लाइफ टाइम का एक आप बोल सकते हैं रिकॉर्ड है। ये जो न्यूज थी, ये सचिन तेंदुलकर जी के 50th बर्थडे वाले दिन न्यूज़पेपर में आई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए, कवर करना है। इसके साथ साथ इनके बर्थडे पर हमने देखा एक बुक भी रिलीज की गई है, वो हमने अभी थोड़ी स्लाइड्स पहले डिस्कस किया। और शारजा स्टेडियम में इनके नाम पर एक क्रिकेट स्टैंड भी इनॉग्रेट किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि शारजा स्टेडियम भी ने भी इनके करियर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वहां पर भी इनके बहुत अच्छे इनिंग्स रही हैं। आगे हम बात करते हैं प्रियांशु एंड राहुल की, जिन्होंने रेस में गोल्ड एंड सिल्वर मेडल जीता है 1500 मीटर रेस में। ये जो मेडल्स हैं, ये इन्होंने 5th एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि उज्बेकिस्तान के ताशकेंद में हुआ था, इसका 5th एडिशन वहां पर जीते हैं। तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए, कई बार स्पोर्ट्स न्यूज में पूछ लेते हैं। आगे हम बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज की या शॉर्ट न्यूज की। आपको पता होगा कि मन की बात का अभी 100th एडिशन होने वाला है 30 अप्रैल को। मन की बात क्या है? जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हर महीने में जनता को संबोधित करते थे मन की बात के थ्रू, उसका 100th एडिशन होगा इस बार 30 अप्रैल को। तो उस इवेंट को मार्क करने के लिए 100 रुपए का एक सिक्का भी रिलीज किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो 30 अप्रैल को उनका जो आप बोल सकते हो मन की बात प्रोग्राम है, ये ऑल इंडिया रेडियो पर टेलीकास्ट होता है। इसके साथ साथ अभी सेंटर ने ये भी डिसाइड किया है कि एक नेशनल कनक्लेव भी कंडक्ट की जाएगी मन की बात पर। ये उनके 100th मन की बात से पहले की जाएगी। और जो मन की बात में मोदी जी ने पर्सनैलिटीज का जिक्र किया था, उसमें से 100 लोगों को इस कनक्लेव में इनवाइट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अमर चित्र कथा कॉमिक बुक्स हैं, वो भी 100th मन की बात को मार्क करने के लिए कुछ कॉमिक बुक्स रिलीज करेंगे, जिसमें बहुत सारे थीम्स मेंशन होंगे जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में कवर किए, जो उन्होंने लोगों को मेंशन किया। और इसके साथ साथ आइकॉनिक हेरिटेज साइट्स जैसे कि लाल किला, कोंकण का सूर्य टेम्पल, सूर्य मंदिर, और जो भी चीजें मेंशन की वो की जाएंगी। ये जो कॉमिक बुक्स हैं, जो सीबीएसई और सेंट्रल बोर्ड के स्कूल्स हैं, उनको तो फ्री कॉपीज दी जाएंगी। लेकिन जो पब्लिशर्स हैं, उन्होंने इनको ओपन मार्केट में सेल करने के लिए भी यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने इसको परमिट किया है। तो ये पेड भी सेल होगी और स्कूल्स में ये कॉमिक बुक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। आगे बात करते हैं, रिसेंटली नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट एक इनॉग्रेट किया गया है आईआईटी मद्रास में।
ये सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि जो भी मैरिटाइम सेक्टर में चैलेंजेस हम फेस करते हैं उनको एजुकेशन, साइंटिफिक सपोर्ट, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर, हर लेवल पर रिसर्च के थ्रू उनको चैलेंजेस को सोल्यूशन ढूंढे जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर खुला है। आगे हम बात कर लेते हैं, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को अप्रूव कर दिया है, जिसके अंडर क्या किया जाएगा, जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है उसकी ग्रोथ को फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं अफोर्डेबल हो, क्वालिटी जो मेडिकल डिवाइसेस हो उनके इनोवेटिव हो, एक्सेस उनका इजी हो, तो ये चीजें फैसिलिटेट की जाएंगी। ये जो है ये गवर्नमेंट का एक विजन है कि पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच बनाई जाए और इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाया जाए इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस by achieving the 10 to 12% share and expanding global market over the next 25 years। अगले 25 साल में इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में लाया जाए मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने आर्ट ऑफ लिविंग, जो कि श्री श्री रविशंकर जी की एनजीओ है, उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि वो नशा मुक्त भारत अभियान में काम करेंगे और जो यूथ है इंडिया का उसको नशे से मुक्त करवाएंगे, ड्रग्स से मुक्त करवाएंगे। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 पोस्टल यूनियंस को डी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर क्या मेंशन करना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कोई भी जो यूनियन है उसको डी रिकॉग्नाइज कर सकती है। किस केस में, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन सी यूनियन है, एक तो है ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन और दूसरी है नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन। क्यों किया है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इन्होंने जो CPIM ऑफिस इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का दिल्ली में ऑफिस है, वहां से किताबें खरीद कर जो किसानों की यूनियन थी उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने डिसीजन लिया है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन रूल्स 1993 के अकॉर्डिंग ये जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी उसके अंडर भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन जो कि भारतीय मजदूर संघ के साथ एफिलिएटेड है, उनको डी रिकॉग्नाइज किया जाए। आगे हम बात करते हैं ऑब्ituaries की। सो रिसेंटली पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल जी पास्ट अवे। ये शिरोमणि अकाली दल के की पार्टी से बिलोंग करते थे। इनके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एक तो ये कि ये पंजाब के 5 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। एक तो 1970 से 71, एक 1977 से 80, उसके बाद 97 से 2002 तक, उसके बाद 2007 से 2017 तक, 10 साल लगातार, यानी कि 2 टर्म्स, पहले 2017 7 से 12 तक, फिर 12 से 17 तक। और उन्होंने जो उनकी पार्टी है SED श्रोमणी अकाली दल, उनको एज अ प्रेसिडेंट भी उनके प्रेसिडेंट रहे 1995 से 2008 तक। इसके साथ साथ उनको 2015 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण भी मिला था। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये 1970 में सबसे कम उम्र वाले यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे और ये सबसे पहले इलेक्ट हुए थे पंजाब स्टेट असेंबली में 1957 में। तो ये तब से 9 बार MLAs भी रह चुके हैं। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं मलयालम इंडस्ट्री के कॉमेडियन थे एक मम्मू कोय, वो ही पास चले। तो इसके बारे में बस आपको एक तो नाम ध्यान में रखना है कि मम्मू कोय कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे। इनकी बहुत सारी जो कॉमेडीज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बस आपको इनका नाम ध्यान रखना है कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आगे हम बात करते हैं कौर सिंह जी की, जो कि एक हैवी वेट बॉक्सर थे, बहुत ही अच्छे लेवल के चैंपियन रहे हैं। इनको जो लेजेंडरी मोहम्मद अली है उनको भी हराने के लिए इनको बोल सकते हो कि याद किया जाता है। 1980 में इन्होंने लेजेंडरी मोहम्मद अली को भी हराया था। ये पंजाब के संगरूर जिले से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने
आर्मी, इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट से रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने बॉक्सिंग ज्वाइन की थी और 1980 में ये एशियन चैंपियन बने थे। इन्होंने हैदराबाद की नेशनल चैंपियंस की जो 2007 में टीम थी उनको भी एज अ कोच इन्होंने कोचिंग दी है, उन्होंने उनको ट्रेन किया है। ये सिख रेजिमेंट के पहले ऐसे मेंबर थे जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है और अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। इन्होंने 1984 में लॉस एंजलिस की ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको कौर सिंह जी के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट सेगमेंट की इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है, जो हर साल यूनेस्को की सपोर्ट से मनाया जाता है उन राइटर्स या ऑथर्स को ट्रिब्यूट पे करने के लिए जिन्होंने ह्यूमैनिटी के सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट किया। इस बार का इसका थीम था इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, और जो नेटिव लैंग्वेजेस है यानी कि जो मदर टंग है, जो जैसे हम पंजाब से आप अगर हो तो पंजाबी, अगर आप हरियाणा से हो हिंदी, केरला से हो मलयालम, तो जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसकी डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए पूरे देश में। हर साल यूनेस्को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस 3 मेजर सेक्टर्स को जो रिप्रेजेंट करती हैं, बुक इंडस्ट्री के पब्लिशर्स हो गए, बुक सेलर और लाइब्रेरीज, ये वर्ल्ड बुक कैपिटल को सिलेक्ट करते हैं एक साल के पीरियड के लिए। इस साल मैं चेंज कर दूं 1 मिनट कलर, इस साल जो घाना का सिटी ऑफ अक्रा था इसको सिलेक्ट किया गया है 2023 के वर्ल्ड बुक कैपिटल के प्लेस के लिए, कि इस साल का वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन होगा, घाना का अक्रा। तो ये जो प्रोग्राम है 1 साल चलता है और इसमें सोशल चेंज, वायलेंस वगैरह हर चीज पे जो जिसमें बुक्स का रोल रहता है हर चीज पे डिस्कशन की जाती है। आगे इंग्लिश लैंग्वेज डे, ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन विलियम शेक्सपियर जी का बर्थडे और उनका जो डेथ है उसको मार्क किया जाता है। ये जो इनिशिएटिव है यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ने 2010 में स्टार्ट किया था। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि अलग अलग भाषा का रोल, कल्चरल डाइवर्सिटी, और जो सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उनका बराबर यूज को प्रमोट करना। जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये 67 कंट्रीज में बोली जाती है पूरे वर्ल्ड के 195 कंट्रीज में से। तो बस आपको ये याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर का बर्थडे 23 अप्रैल, इस दिन इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। आगे है नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को। इस पे क्या किया जाता है कि जो पंचायत रोल प्ले करती हैं लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको सेलिब्रेट या हाईलाइट किया जाता है। पंचायत को 1993 में पंचायती राज एक्ट के अंडर स्टैब्लिश किया गया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन की 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। इसके बाद वर्ल्ड मलेरिया डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर मलेरिया को खत्म करने में, कंट्रोल करने में के बारे में अवेयरनेस रेज की जाती है। इस साल का इसका क्या थीम था, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। मलेरिया मॉस्किटो से होता है तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की, जो कि 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अंडर क्या किया जाता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है जैसे कॉपीराइट हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, वो कैसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। ये उसका यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये इस बाकी के सोशल हैंडल्स हैं, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स हैं या हमारे चैनल रिलेटेड कोई भी अपडेट है हम यहाँ पर शेयर करते हैं। अगर ये वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो प्लीज शेयर कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर वीक आपको अच्छे जो इंडिया के मेजर न्यूज़पेपर्स है वहां से न्यूज में कवर कर लाती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आई होगी और आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए, कुछ भी, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमारे शेयर कर सकते हैं। See you in the next video. Have a nice day.